केवल 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक हार्मोन से रिलेटेड, दूसरा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। नर्वस सिस्टम में भी केवल ब्रेन का जो पार्ट है जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला, कि बॉडी ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और ऊपर से कौन से वो फंक्शंस हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। यानी कि जो फोर ब्रेन है या मिड ब्रेन है या हिंड ब्रेन है, तीनों की फंक्शनिंग क्या है, और वो वॉलेंट्री पार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं कि इनवॉलेंट्री पार्ट को। और जो प्लांट हार्मोन है, प्लांट में जनरली केवल प्लांट हार्मोन ही थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और एनिमल वाले में ब्रेन का पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड और हार्मोन्स, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या, जैसे कि अगर हम इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस हों, उन इन्वायरमेंटल चेंजेस को बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे अगर हम सराउंडिंग में फील करते हैं कि हीट अप है, या फिर लाइट, या फिर कोल्ड, या फिर कुछ प्रेशर, तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हमको फील कैसे होते हैं, और ये ब्रेन उसको फंक्शनिंग कैसे करता है। जैसे जो प्लांट होता है चाहे एनिमल होता है, दोनों में ये जो फंक्शनिंग है कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। जैसे ह्यूमन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, प्लांट जो है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। और जो ये इन्वायरमेंटल चेंज है, इनको कंट्रोल करने के लिए दो बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है स्पाइनल कॉर्ड, एक है ब्रेन। तो अगर हम कहें कि इन तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ये इन्फॉर्मेशन जाता है, तो इसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना नर्वस सिस्टम। और ये नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है और ट्रांसफ़र कैसे करता है चीज़ें, या न्यूरॉन क्या होता है, मेनली ये चीज़ें हैं। जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं अलग अलग तरह के चेंजेस को लेके, इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके। जैसे हीट होने पे, कोल्ड होने पे, लाइट होने पे, ठीक, कोई हॉट चीज़ है उसको टच करने पे, प्रेशर एक्सर्ट होने पे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उसको उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स में, जैसे प्लांट जो है, प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ, दोनों जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस, कि ये जो स्टिमुलस है वो अलग तरीके से है, चाहे प्लांट हुआ चाहे एनिमल हुआ। जैसे कि हम किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ऑटोमेटिक अपने हैंड को, अगर है कि हाथ टच हुआ किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट के साथ, तो अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं। अब ये कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन एनिमल की बात करें तो दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक तो हार्मोन लेवल पे, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेवल पे। जैसे जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इनको हम नर्वस सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं वो कुछ चीज़ें कंट्रोल करते हैं, वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक, तो मेनली दो चीज़ें हमको रीड करना है, एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, एक हार्मोन से रिलेटेड। अब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कि नर्वस सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। जैसे कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वायरमेंट से रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मदद से। जैसे अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे तवा है, उस पर अगर हैंड रखा गया और ये फील किया कि ये चीज़ गर्म है, तो हैंड जो है यहाँ से वो विदड्रॉ कर लेगा। ठीक, यानी कि ये मसल्स ये इंफॉर्मेशन तो ब्रेन इसको दिया कि हैंड हैंड को जो है विदड्रॉ करना है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया कैसे होगा। ठीक, वो जो इंफॉर्मेशन ले जाने का काम होता है वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। ठीक, और ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक, परफॉर्म किए जाते हैं, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के द्वारा किए जाते हैं। स्टिमुलस, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक, रिस्पॉन्स, उसके अगेंस्ट हम जो भी परफॉर्म करते हैं। ये हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो क्या होते हैं हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं,
कि स्पेशलाइज्ड सी टिप्स होते हैं नर्व सेल्स के, जो कि डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि इन्वायरमेंट से रिसीव होता है। ठीक, अब जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, या फिर हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन होते हैं उन्हीं को एज अ वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ईयर, ठीक, सुनने का काम हो गया। ठीक, ये बैलेंस ऑफ बॉडी नहीं है। ठीक, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि आइज़, जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक, वो जो विजुअल्स होता है उसके अगेंस्ट जो परफॉर्म करते हैं एक्शन। स्किन, जैसे कि कोई कोई पेन है, टच है, हीट है, ठीक, इसको जो परफॉर्म करने का काम हुआ वो स्किन करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जैसे स्मेल डिटेक्शन, जो स्मेल डिटेक्शन का काम होता है वो होता है हमारे नोज का। ठीक, गैस्टेटरी रिसेप्टर्स, जैसे कि टंग, जो टेस्ट से एसोसिएटेड चीज़ होती है, ठीक, उसको रिसीव करने का काम करते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक, यानी कि टेस्ट डिटेक्शन उनका काम होता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक, यानी कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, ठीक, वो होते हैं ये न्यूरॉन्स। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक, सेल बॉडी, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या है ये? एक्सॉन। जो लास्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, जो एक न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन से एक दूसरे न्यूरॉन, इसी तरह का एक सेम न्यूरॉन होगा जिसके नर्व एंडिंग से दूसरे वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा अटैच्ड होता है, और इसको बोलते हैं, इस गैप को, साइनेप्स। ठीक, क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जो नर्व एंडिंग है उस नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट है इनके बीच के डिफरेंस को साइनेप्स बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल्स branches of axon of one neuron with the dendrite of another neuron is called synapse। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइनेप्स के बारे में पूछा जाता है कि साइनेप्स होता क्या है। तो एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के नर्व डेंड्राइट को जो अटैच करने वाला ये पार्ट होता है, इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि अगर हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और टच करने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं अपने हैंड को, इसको बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर कोई भी क्विक सडन रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, कुछ एक निश्चित स्टिमुलस के कारण जो कि परफॉर्म होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये ब्रेन द्वारा काम नहीं करता। और अगर हम जैसे कि गर्म चीज़ है, उस गर्म चीज़ को टच करते हैं, अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसी एक्शन को हम बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और अगर जिस भी हम पाथवे जिसके थ्रू ये इम्पल्स पास करता है उसको हम बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्स आर्क है। जो भी पाथवे होता है, जिस पाथवे के थ्रू ये इम्पल्सेस पास होते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे स्टिमुलस है, यानी कोई इन्वायरमेंटल चेंज है, वो इन्वायरमेंटल चेंज हमारा कोई रिसेप्टर ऑर्गन, यानी कि कोई भी अगर टच की बात है तो स्किन उसके डिटेक्ट करेगा। अब जो सेंसरी नर्व है, उस सेंसरी नर्व उस इंफॉर्मेशन को भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इस स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा डिटेक्ट होता है। अब वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करेगा कि जो मोटर नर्व है उस मोटर नर्व के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि हमें उसके रिस्पॉन्स में करना क्या है।
अब जो इफेक्टर ऑर्गन है वो इफेक्टर ऑर्गन रिस्पॉन्स शो करेगा कि हमें परफॉर्म क्या करना है एक्शन। और ये जो इफेक्टर ऑर्गन है, जैसे कि अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो हैंड जो है वो तो मसल्स से बना है, मतलब है बोन्स भी हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो जो परफॉर्म करना है एक्शन वो हमारा मसल जो है, मांसपेशियाँ जो है वो परफॉर्म करती हैं कि हम रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे से ये इम्पल्स ट्रांसफर किया जाता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब वो रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेस कितनी टाइप के होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो कंट्रोल के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो ब्रेन के द्वारा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा कंट्रोल। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, और वो भी फोर ब्रेन के द्वारा। जैसे टॉकिंग, राइटिंग। फोर ब्रेन कहने का मतलब ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे आगे का पार्ट होता है। तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है ब्रेन का। वो भी कौन सा ब्रेन, फोर ब्रेन। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो जो मेनली मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है, ये दोनों ब्रेन जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस जिनको कंट्रोल ना किया जा सके, जैसे वोमिटिंग यानी उल्टी, ठीक, वोमिटिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया। मे बी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि जो कि अपने हार्ट बीट को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, कोई नहीं होगा। तो हार्ट बीट को कंट्रोल कर ले, तो ये तो अपने आप से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस तरह के एक्शंस को बोलते हैं कि वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। रिफ्लेक्स एक्शन तो इसके पहले ही हो गया कि हाँ, कि अगर कोई टच करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट को और विदड्रॉ कर लेते हैं हैंड को, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल है। जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके 2 पार्ट, एक हो गया ब्रेन, एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, एक हो गया ब्रेन, एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के 3 फर्दर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच का हिस्सा मिड ब्रेन और सबसे पीछे का हिस्सा होता है हिंड ब्रेन। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट, 2 पार्ट, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिंपल एक चीज़ काम करेगा कि वो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करके देगा, रिफ्लेक्स एक्शन। और जो अदर चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है ब्रेन का। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इसके 2 हिस्से होते हैं, एक क्रेनियल होता है नर्व्स, एक होता है स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होता है वो ब्रेन से निकलता है। जैसे अगर ब्रेन है, ठीक, ब्रेन है तो इस ब्रेन से भी ना नर्व्स निकले होंगे, ठीक, ब्रेन से भी क्या होगा, नर्व्स निकले होंगे। तो इन नर्व सिस्टम को बोला जाता है क्रेनियल ब्रेन से रिलेटेड टर्म है क्रेनियल, ठीक। और स्पाइनल नर्व्स उन्हें बोला जाता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक, उस रीढ़ की हड्डी से जो नर्व्स निकल रहे होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं कि वो स्पाइनल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को हम बोलते हैं कि वो क्रेनियल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये तो हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये जनरली तब परफॉर्म करते हैं जब कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि अनवांटेड हैं। जैसे कि अगर कभी भी फाइट या फ्लाइट का सिचुएशन होता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि डॉग से बहुत मतलब कि ऐसे जनरली क्या होता है कि वो उसके पैर में अगर चोट लगी है कुछ, तो भी उसे
मतलब उतना सही से चल नहीं पा रहा। फिर भी कभी कभी क्या है कि अगर कोई उसे ऐसा जीव है जैसे कुत्ता ही है, दौड़ा ले तो वो काफ़ी तेज़ी से भागेगा, तो उसे ये अंदाज़ा नहीं होगा, अब वो भी अचानक से बिना बताए, तो इतनी तेज़ी से भागेगा, उसके पीछे का कारण होता है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है उस समय कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें इंसान कर कैपेबिलिटी शो कर देता है जो कि उम्मीद नहीं होती जिस चीज़ की। तो इस तरह के जो मतलब सिस्टम्स को परफॉर्म करने का काम होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब हाँ, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारा उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ह्यूमन ब्रेन है उसके 3 पार्ट हैं। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो मैक्सिमम पार्ट होता है ब्रेन का, मैक्सिमम पार्ट ब्रेन का क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट होता है। जो मिड ब्रेन होता है उसके 2 पार्ट हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हिंड ब्रेन होता है वो सबसे पीछे का हिस्सा होता है, और जनरली होता क्या है कि इसको छोटा दिमाग बोलते हैं। जैसे कि ये है कि अगर गलती से चोट इस पे लगी तो मैक्सिमम चांसेस है कि इंसान डेड हो जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ये पार्ट। इसीलिए कोई तो भी एक बॉलर था इंग्लैंड इंग्लैंड का नहीं, यूएसए का, अरे ऑस्ट्रेलिया का, बॉलिंग के दौरान, बैटिंग के दौरान फिल फ्यूज ही था शायद, गलती से उसके इसी पार्ट पे गेंद लगने की वजह से वो फील्ड पे ही डेड हो गया। तो ये जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन जो है वो मैक्स टू मैक्स जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री मतलब जो कंट्रोलेबल एक्शंस है, तो फोर ब्रेन मैक्सिमम वो काम करके देता है, जैसे कि जो एक्शंस कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब क्या होता है ना कि इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कि वो सेरिब्रम है। फोर ब्रेन का सबसे जो मैक्सिमम हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। 2 चीज़ होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम है किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है, ठीक। फंक्शनिंग क्या है, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं मेनली वही इसके काम होते हैं, जैसे थिंकिंग, जो हम सोच रहे हो चाहते हैं उसी जैसा ही सोचने की कोशिश करते हैं, कौन परफॉर्म करके देगा, फोर ब्रेन। अब वही है वॉलेंट्री एक्शंस, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कंट्रोल करने का काम क्या होता है, फोर ब्रेन का काम होता है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, कि जो इन्फॉर्मेशन है मेमोरी के फॉर्म में, कि कोई भी घटना घटित हुई चाहे वो चाइल्डहुड की ही क्यों ना हो, वो इन्फॉर्मेशन भी है वो कलेक्ट करके रखा रहता है। जैसे बचपन की कुछ बातें होती हैं वो अचानक से याद आती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है वो कलेक्ट होता है ह्यूमन ब्रेन के फोर ब्रेन वाले हिस्से में। अब भूख से जुड़ी हुई कोई बात, मतलब भूख लगना, इस भूख लगने को भी कंट्रोल करने का काम होता है फोर ब्रेन का। अब सेंसरी जो इम्पल्सेस होते हैं जो कि बॉडी से कलेक्ट होती हैं, उन सबको भी इंटीग्रेट करने का काम परफॉर्म करता है कौन, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या है, थिंकिंग वाला पार्ट, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला पार्ट, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला पार्ट, हंगर को से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है वो, और जितने भी इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उन सभी को इंटीग्रेट करने का काम फोर ब्रेन का काम होता है। और मिड ब्रेन की बात करें तो 2 पार्ट हैं इसके, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है कि जो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का उसको मेंटेन करने का काम करता है। जैसे जब कोई भी पर्सन अल्कोहलिक होता है तो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद क्या होता है कि जो उसका बॉडी पोस्चर होता है, वो बॉडी पोस्चर जो होता है वो नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब कि जो भी केमिकली चेंजेस होते हैं उनके अंदर सामंजस्य बैठाने का काम होता है
वो तो जो पॉस्चर वाला होता है वो हिंड ब्रेन का काम होता है, वो सेरिबेलम का पार्ट होता है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, उस ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम और मेडुला। ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। और जनरली ये याद रखना है इस हिस्से से कि ये वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? वॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करेगा और कंट्रोल करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, वॉलेंट्री एक्शंस में हेल्प करेगा। जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वो बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसा कि अल्कोहलिक पर्सन जो होता है वो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद क्या होता है कि उसका ये जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है या हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है वो सही से फंक्शन नहीं करता, इस वजह से कि वो लड़खड़ा के चलता है। अब प्रिसीजन लाने में जो प्रिसीजन होता है, जैसे कि अभी हम एक लाइन खींचते हैं, ये मतलब सही तो है, लेकिन अब क्या है कि जिस चीज़ पे हम लिख रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई भी काम अगर कर रहे हैं किसी भी मतलब फिजिकल एक्शन में जो प्रिसीजन लाना होता है, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, तो उसमें जो फंक्शनिंग करने का काम होता है वो सेरिबेलम का काम होता है। मेडुला मेडुला क्या करता है कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवा हो गया, वोमिटिंग हो गया, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो पॉन्स होते हैं उनका काम होता है कि वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करते हैं। जनरली क्या है कि जो रेगुलेशन है रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ब्रीदिंग, इन दोनों को मिला के बोला जाता है रिस्पायरेशन, उसको कंट्रोल करने का काम होता है पॉन्स का। नेक्स्ट, अब प्रोटेक्शन जो होता है ब्रेन का, उसके लिए क्या होता है ना, क्रेनियम एक होता है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, क्रेनियम, ठीक। तो ये जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड तो भरा ही होता है, ठीक। और क्या होता है ना कि वो क्रेनियम में, मतलब खोपड़ी में, जिसको ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक, उसके अंदर बंद होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। और जो कोऑर्डिनेशन हमको बैठाना है नर्व्स और मसल्स के बीच में, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो सेंसरी नर्व होगा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजेगा। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और फिर डिसीजन मेक कर देगा कि क्या करना है। फिर वो जो मोटर न्यूरॉन होता है कि जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जाएगा उस परफॉर्म करने वाले बॉडी पार्ट के पास, जो कि एक्शन परफॉर्म करके देगा। और जैसे कि मसल क्या करेगा, वो शेप में चेंजिंग लाएगा, ठीक, ये मसल को शॉर्ट करेगा, मतलब कि कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म करके देगा, ठीक। और ये ऐसे काम चलता है। और कोऑर्डिनेशन कहें प्लांट में तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जैसे कि जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ से जुड़ा न हो, ठीक। तो दो तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। एक तो मूवमेंट होता है जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट हो, ठीक, ग्रोथ डिपेंडेंट हो। एक हो सकता है कि जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो, ठीक, ग्रोथ से जुड़ा ना हो। जैसे उसके लिए तुरंत ही कोई भी इन्वायरमेंटल, मतलब कोई भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करना हो, वैसा कुछ। एक होता है ग्रोथ से जुड़ा हुआ। तो अगर इंडिपेंडेंट की बात की जाए, जैसे कि पत्तियां जो हैं टच मी नॉट प्लांट की, अगर उसको टच करते हैं, जैसे छुई मुई का प्लांट है, उसको टच करने पे क्या होता है कि उसकी पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो एक तो इस तरह का मूवमेंट हो गया, इसमें तो ग्रोथ से रिलेटेड कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ग्रोथ डिपेंडेंट की बात करें, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, ये जितने भी ये ट्रोपिज्म है, ट्रोपिज्म का मतलब ही होता है ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ रिलेटेड या टूवर्ड्स द मूवमेंट की तरफ। जैसे फोटोट्रोपिज्म यानी कि जो भी मूवमेंट दिखाया जा रहा होगा वो लाइट की तरफ होगा, तो उसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म यानी मूवमेंट दिखाया जा रहा होगा ग्रेविटी की तरफ, तो उसको बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म, ग्रेविटी कहने का मतलब अगर हम पौधे को अगर उल्टा भी कर दें, ठीक है, कोई प्लांट है, उस प्लांट को अगर हम उल्टा भी कर देते हैं तो वो प्लांट का जो रूट्स हैं वो हमेशा डाउनवर्ड ही ग्रो करेगा, चाहे वो प्लांट किसी भी डायरेक्शन में कर दें, ठीक। उस प्लांट का जो रूट्स होंगे वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो करके दिखाएगा। तो ये होता है जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रेविटी के टूवर्ड्स ये मूवमेंट शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म।
केमोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज के टूवर्ड्स अगर मूवमेंट शो किया जाता है तो उसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। जैसे जो पोलन ग्रेन होता है वो जो ओव्यूल तक पहुंचता है, फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी होता है उस तक पहुंचता है, तो कुछ केमिकल सीक्रीट होते हैं जो कि उस पोलन ग्रेन को लाने का काम करते हैं ओवरी के अंदर तक। तो वो जो मूवमेंट शो करता है वो केमिकल चेंज के कारण करता है, तो उसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। और हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो जब मूवमेंट ऐसा दिखाया जाए पानी की तरफ मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये इनमें से कोई तो भी ट्रॉपिक मूवमेंट पूछा जाता है कि इनमें से, जैसे जियोट्रोपिज्म के बारे में या केमोट्रोपिज्म के बारे में, हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में, ये क्या है। और प्लांट हार्मोन की बात करें तो इनमें से जनरली कोई तो भी एक प्लांट हार्मोन पूछा जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है या फिर ये पाया कहाँ जाता है और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो ये क्या होते हैं ना कि प्लांट हार्मोन कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मदद करते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम करते हैं ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है उसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट। ठीक, तो जो प्लांट हार्मोन होते हैं उन प्लांट हार्मोन में कुछ मेन प्लांट हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है, जो रूट मतलब सूट टिप्स होता है, ठीक, प्लांट का जो सूट टिप होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन। और ये क्या करता है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है, मतलब कि ये पौधों के अंदर जो वर्टिकल ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सूट टिप पे प्रेजेंट होगा, मतलब कि ये जो तना होता है तने के टॉप पे प्रेजेंट होता है, क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक, या फिर और एक होता है कि ये फोटोट्रोपिक मूवमेंट में मदद करता है। ये जिस तरफ लाइट होता है, ठीक, उस तरफ मूवमेंट पौधे अगर शो करते हैं उसे तो बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये और क्या फंक्शनिंग करके देता है। दूसरा होता है जिब्रेलिन। ये क्या करता है, तने जो होते हैं तनों की ग्रोथ में मदद करता है। एक होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीज़न में मदद करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। जैसे अगर सेल डिवाइड ना हो तो पौधे ग्रोथ ही नहीं करेंगे, या पौधे क्या है चाहे एनिमल की ही बात करें, जैसे कि अगर एम्ब्रॉय जो है वो डेवलप होता है क्या, कि जो स्पर्म सेल होते हैं और एग सेल होता है, जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो क्या होता है कि जाइगोट फॉर्म होता है, और वो जाइगोट ट्रांसफ़र होते होते मतलब अलग अलग फेजेस से गुजरते हुए एक बेबी बॉय का रूप लेता है। तो क्या है, ये दो अलग अलग जर्म सेल्स ही तो हैं जो कि आपस में फ्यूज़ होने के बाद एक तरह का जाइगोट फॉर्मेशन किए, और वो एक सेल डिवाइड होते हुए मतलब पूरे सेल डिवीज़न के कारण ही एक नया ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस हुआ है या नया ऑर्गेनिज्म ही डेवलप हुआ है। तो उसी तरीके से जो सेल डिवीज़न होता है उनको परफॉर्म करने का काम करता है साइटोकाइनिन। ठीक, उसको मदद करता है, प्रमोट करता है। ठीक, एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है ना, एक ग्रोथ इनहिबिटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि कौन सा हार्मोन जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर होता है, तो एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। और पूछ लिया जाए कि जो ग्रोथ प्रमोटर होता है वो कौन कौन सा ग्रोथ प्रमोटर होता है, तो चाहे जिब्रेलिन को कह लें चाहे साइटोकाइनिन को कह लें, ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। वहीं पे जो एब्सिसिक एसिड होता है उसको ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है, और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, जैसा कि अगर पत्तियाँ जो होती हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, मतलब कि गिरना है, तो उनको उनके विटिंग में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट हार्मोन में इतने हार्मोन्स हैं। और अगर एनिमल हार्मोन की बात करें तो हाइपोथैलेमस, ठीक, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। ठीक, बीच वाला पार्ट होता है ब्रेन, मिड ब्रेन का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन सीक्रेट करता है। और थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है, जो कि गले के पास या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि क्या होता है ना कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी भोजन फूड जो है इनटेक करते हैं, तो उस फूड को इनटेक करने के पश्चात जो उसका पाचन होता है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके लिए क्या होता है कि इस चीज़ का भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तो इसको मेंटेन करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, तो अब अगर बात करते हैं
एड्रीनल ग्लैंड की। तो क्या होता है कि जो किडनी होता है उस किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है कि एड्रेनलिन सीक्रेट करता है। वो एड्रेनलिन क्या करता है कि जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन होता है उसमें ये हार्मोन काफ़ी रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में। जिसमें क्या होता है कि जैसे कि हार्ट बीट होता है अपने आप इंक्रीज हो जाता है काफ़ी तेज़ी से। और ये है पेनक्रियाज जो कि सीक्रेट करता है इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन और ओवरी की बात करें तो ओवरी सीक्रेट कर, मतलब ओवरी में जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और जो जो टेस्टिस होता है उसमें होता है टेस्टिस्टिरोन, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है थायरॉक्सिन कहाँ मिलेगा, थायराइड ग्लैंड में। कहाँ प्रेजेंट होगा, नेक के पास, थ्रोट रीजन के पास। क्या करेगा, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, इनके सिंथेसिस को रेगुलेट करना। जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक। रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। एड्रेनलिन जो होगा एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर मिलेगा, जो कि रेगुलेशन करता है किसका, जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशंस होता है उसमें। यहाँ तक कि वही है इमरजेंसी सिचुएशंस में सीक्रेट होता है। सेक्स हार्मोन की बात करें तो एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि प्रेजेंट होता है टेस्टिस में, और एस्ट्रोजन की बात करें तो वो प्रेजेंट होता है ओवरीज में। और ये कहाँ है, जेनाइटल लोअर एब्डोमेन एरिया में, यानी पेट के नीचे जो जेनाइटल पार्ट है वहाँ मिलेगा। और क्या होता है कि जो प्यूबर्टी होता है, ठीक, उस प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी में चेंज, उस समय जो चेंजेस होते हैं उससे ये संबंधित होता है। इंसुलिन क्या होता है, पेनक्रियाज में मिलेगा, जो कि पेट के नीचे प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। प्रेजेंट कहाँ होगा, फंक्शनिंग क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन प्रेजेंट कहाँ होगा, गले के पास बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है सॉरी, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगा, जो कि प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के पास। ग्रोथ रिलेटेड या डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शनिंग होता है उसका। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। काम होता है उसका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक। जो हार्ट बीट है, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट का सॉरी, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में सिक्रीशन करता है ये। और सेक्स हार्मोन की बात करें तो सॉरी, टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो मेल में प्रेजेंट होगा, एस्ट्रोजन की बात करें तो फीमेल में प्रेजेंट होगा। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है उसके दौरान ये चेंजेस ला रहा होता है मेल फीमेल में। इंसुलिन प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज के पास, जो कि पेट के नीचे है, और रिड्यूस करता है ब्लड शुगर लेवल को, या ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ज़रूरी क्यों है। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट ज़रूरी इसलिए है, थायरॉक्सिन है ये, थायरॉक्सिन, यानी ये थायरॉक्सिन है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है कि ग्रोथ रिलेटेड थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जो थायरॉक्सिन होता है वो ज़रूरी होता है। अगर जो आयोडीन होता है, उस आयोडीन जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके लिए काफ़ी एसेंशियल होता है आयोडीन मिनरल। अगर यही प्रॉपर उसे नहीं मिल पाता, ये प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं गोइटर, क्योंकि सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तो रेगुलेट करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसकी वजह से क्या होता है कि गोइटर नामक एक रोग हो जाता है। डायबिटीज़, इंसुलिन का काम है, अगर नहीं प्रॉपर सीक्रेट होगा तो दिक्कत होगा। इसके लिए क्या ही होता है कि बाहर से कुछ इंसुलिन का इंजेक्शंस लगाने के लिए मिल जाता है कि हाँ, कि आप बाहर से भी जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब पहले ऐसे होता था कि पेट में वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो लगाया जाता था। अभी भी होता है, लेकिन अब वो शायद हैंड वगैरह भी लगाया जाता है, लेकिन पहले पेट पे ही लगाया जाता था पेशेंट को।
अब ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जो पेशेंट है वो इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, जो कि क्या करता है बीपी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अब हो गया फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म सिंपल सा है कि जब जो जिस हार्मोन की ज़रूरत हो उस समय वो उस टाइम पे प्रिसाइज क्वांटिटी में सीक्रीट होता है, तो उसको बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। बस इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी।